आप सभी लोग का स्वागत है प्रिसा आईएएस, द ओनली इंस्टीट्यूट विच इज रन बाय आईएएस। सो दिस इज द टैगलाइन इज आवर इंस्टीट्यूट इज आईएएस बाय आईएएस, मीन्स आईएएस द्वारा आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा और आपका मेंटरशिप किया जाएगा। जैसा कि मैं इंजीनियर अनुज सर आपको यहाँ पे ज्योग्राफी स्टार्ट कर चुका हूँ और आपको फिजिकल ज्योग्राफी में यूनिवर्स से आगे बढ़ते हुए हम लोग चल रहे हैं। तो आज की क्लास में हमने सोचा कि आपको कुछ ज्योग्राफी के सवाल दिखा दिया जाए जो कि अब तक प्रीलिम्स में आए हुए हैं और आपको थोड़ी सी रुचि डेवलप हो, इंटरेस्ट डेवलप हो आपका कि किस तरह के सवाल आते हैं। तो पढ़ते समय जो है आप, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, पढ़ते समय आप ये समझ पाएं कि हमें किस तरह से जो है अपने नोट्स को बनाना है, कि किस तरह के सवाल जो हैं आते हैं। तो उसी के लिए हमने यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ फिल्टर किए और आप लोग के लिए लगाए हैं। ये कुछ एनालिसिस है। अगर आप ये देखेंगे कि 2013 से 2022 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आप देखेंगे, वैसे एवरेज हम बता दें तो एवरेज लगभग 15 से 20 सवाल आप ले सकते हैं। अगर हम इसमें अभी फिलहाल केवल ये ज्योग्राफी है, अभी इसमें अगर हमने इन्वायरमेंट भी अगर ऐड कर देते हैं तो सवाल ये काफी बढ़ जाएगा, 35 के आसपास चला जाता है। अगर हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी को इसमें जोड़ दें तो ये हमारा जो रेशियो है वो 35 के आसपास चल जाता है 100 में से। तो बहुत बड़ा चंक जो है वो प्रीलिम्स में आपका केवल ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट अगर आप कर लें तो आपका प्रीलिम्स काफी किक वॉक हो जाएगा। तो ये कुछ एनालिसिस है। 2013 में 23 क्वेश्चन आए थे और 2014 में 18 क्वेश्चन आए थे। अगेन द करंट अफेयर इज ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल। करंट अफेयर का भी इसमें आपका रोल रहेगा। डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है, आपके करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो फिलहाल जितना अभी हमने पढ़ा है उसके हिसाब से थोड़ा सा हम आपसे क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चन 2013 के क्वेश्चन है। 2013 में 23 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आए थे, तो उसमें हम आपको एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं। दैट इज अगेन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप देखें, अब आपको हम ये भी हमने कहा था आपको कि हम आपको एनसीईआरटी से कैसे रिलेट करना है वो अगली क्लास में समझाएंगे। तो आपको आज हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन कैसे आया, अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हैं तो। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखते हैं, यहां पे आप देखिएगा कंजर्वेशन ऑफ सॉइल पे क्वेश्चन आया है। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल पे क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहां पे सॉइल वर्ड है। अगर हम बात करें सॉइल को पढ़ने के लिए तो बेसिक कहां से उठाएं, तो अगर आप एनसीईआरटी अगर आप अभी तक देख चुके होंगे तो क्लास 10th की एनसीईआरटी है। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा पूरा पेज नंबर के साथ, विथ पेज नंबर एंड प्रूफ। काफी हम रिसर्च किए आपके लिए, ठीक है। क्लास 10th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। द नेम ऑफ चैप्टर इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि एनसीईआरटी देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी पतली सी बुक आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपको दिया है। यहां पे लिखा है सॉइल कंजर्वेशन, इसमें काउंटूर बाउंडिंग का दिया हुआ है। तो सॉइल कंजर्वेशन के कई सारे तरीके होते हैं। सॉइल कंजर्वेशन जरूरी क्यों है, पूरा एक टॉपिक है सॉइल, चाहे फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें या इंडियन ज्योग्राफी की बात करें। फिजिकल ज्योग्राफी में तो सॉइल के बारे में आपको सिखा जाएगा कि सॉइल बनता कैसे है, उसके नेचर कैसा है, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर कैसे हैं। सॉइल कंजर्वेशन के मेथड, टेरिस फार्मिंग या और भी जो चीजें हैं, एफोरेस्टेशन एक्सेट्रा टॉपिक्स जो है, सॉइल पूरा टॉपिक है। तो आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है कि कंटोर बॉन्डिंग इज अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन यूज्ड इन अ डिजर्ट मार्जिन लाइबिंग टू स्ट्रॉन्ग वाइंड एक्शन, लो फ्लैट प्लेन क्लोज टू स्ट्रीम कोर्स लाइबल एंड लो। एंड थर्ड ऑप्शन इज इधर दिया हुआ है, दैट इज दिस वन, स्क्रब लैंड लाइबल टू स्प्रेड ऑफ वीड ग्रोथ। तो मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं ताकि आप देख पाए 7th क्वेश्चन और आप ऑप्शंस को पढ़ें। थोड़ी देर आप पॉज करें इस पे और पढ़ें सवाल क्या है, ठीक है, और कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए आपको समझ। अब देखिए कितना यूपीएससी किस तरह से कीवर्ड्स आपके अच्छे अच्छे अरेंज करती है। अब देखिए स्क्रब लैंड, अब जिसको ये कीवर्ड नहीं पता होगा कि स्क्रब लैंड क्या होता है वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। या काउंटर बाइंडिंग क्या होता है, या एक आम
तरीके से अगर आपने पढ़ा होगा सॉइल कंजर्वेशन के बारे में तो आप ये सवाल नहीं कर पाएंगे, अगर कर भी पाएंगे तो आप गलत कर देंगे, कहने का सेंस ये है मेरा। ठीक है, ऐसे अगर हम आगे बढ़े, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, पूरा हमने बनाया जिस्ट इसका। एक क्वेश्चन और है, लेट्स सी समवेयर, वेट अ मिनट, ओके, दैट्स अ लेटराइट सॉइल पे क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, वेरी नाइस। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए लेटराइट सॉइल के बारे में, अगेन एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th, द टाइप ऑफ सॉइल प्रेजेंट इन इंडिया। कौन कौन से सॉइल पाए जाते हैं, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, क्या फीचर है, किस एरिया में पाए जाते हैं, और वो सॉइल किस क्रॉप के लिए फेमस है। तो अगर आप सवाल देखेंगे लेटराइट सॉइल पे क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेटराइट सॉइल ऑफ इंडिया आर करेक्ट। ओके, एक छोटी सी बात और आपको बताएं, एमसीक्यू अगर आप देखेंगे यूपीएससी इस करेक्ट वर्ड के साथ भी खेलती है, नॉट करेक्ट भी बोलती है, फिर ऑप्शंस बनाती है। ऐसे एबीसीडी नहीं दिया पर देखिए ऑप्शंस बने हुए हैं, कह रहे कौन सी इसमें से बातें करेक्ट है, क्या ये लाल कलर का, दे आर जनरली इन रेड इन कलर, दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटास, दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ट्रोपिया एंड मतलब काजू कैशनट ग्रोन वेल ऑन दिस सॉइल। यानी कि यहां पे आपसे ये भी पूछना चाह रहे हैं कि पर्टिकुलर सॉइल में कौन सा क्रॉप प्रोडक्शन होता है, यानी एग्रीकल्चर। तो आप देखेंगे किस तरह से फिजिकल ज्योग्राफी जहां पे सॉइल फॉर्मेशन आपने पढ़ा, फिर इंडियन ज्योग्राफी जहां पे आपने टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ा, कहां पे या पढ़ा जाएगा, और एग्रीकल्चर, तीन टॉपिक को लिंक करके आपसे पूछा गया है प्रीलिम्स। पता नहीं आप इस गहराई को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैं इसका डिस्कशन आपको दिखाता हूं कि किस तरह से हम इसका डिस्कशन करेंगे। लेट्स ओपन अनदर पीडीएफ। Okay, that's this one, soil. I hope this is same PDF. Okay, ये देखिए डिटेल डिस्कशन, मैंने एक ही क्वेश्चन पे कोशिश की आपको समझाने के लिए कि मैंने डिटेल डिस्कशन बनाया है कि यूपीएससी में प्रीलिम 2013 में जो क्वेश्चन पूछा गया था सॉइल के बारे में, वहां देखिए लेटराइट सॉइल के बारे में यहां पे मैंने यूज किया बताने के लिए। लेट्स कम टू द लेटराइट सॉइल। ये रहा लेटराइट वर्ड का मतलब है कि ऐसा सॉइल जिसमें आयरन और अल्युमिनियम का कंटेंट क्या है, ज्यादा है। ब्राउन इन कलर होता है, ना कि रेड कलर होता है, ब्राउन इन कलर। इसमें हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्युमिनियम एंड आयरन का पाया जाता है। अब देखिए यहां पे बेसिक्स आपके भी चेक होंगे। एल्युमिनियम और आयरन के ऑक्साइड के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको बेसिक समझाता हूं। देखिए आयरन का सिंबल होता है Fe, और जो इसका ऑक्साइड बनता है ऑक्सीजन के साथ, वो होता है आपका बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर होता है, और इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम Al2O3 इसका ऑक्साइड होता है। ठीक है, ठीक है, ये भी बेसिक इन नेचर। और आपको बताया जाए कि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, यानी एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि ये बेसिक और एसिडिक दोनों की तरह बिहेव करता है। तो अगर आपको बेसिक पता होंगे तो आप यहां से गैस कर सकते हैं। सर आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं, आप गैस कर सकते हैं नेचर ऑफ सॉइल के बारे में, नेचर ऑफ सॉइल के बारे में कि सॉइल एसिडिक है या बेसिक है। तो आपका बेसिक देखिए कितना रोल प्ले कर रहा है यहां पे। ठीक है, सो आयरन यहां पे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वेस्टर्न घाट, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, सम पार्ट ऑफ उड़ीसा, यहां पे पाया जाता है। ये देखिए फेमस क्रॉप लाइक ग्राउंड नट, कैशव नट, दिस इज आर ग्रोन इन दिस लेटराइट सॉइल।
लेटराइट सॉइल कर्नाटका में कॉफी, रबर और स्पाइस यानी कि मसालों के लिए यूज किया जाता है। आपके लगभग लगभग समग्र नॉलेज यानी एक कॉम्युलेटिव नॉलेज आपका है, तभी आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। मेरे कहने का बस इतना ही मतलब था। ये एक या दो क्वेश्चन हर क्लास में मेरे लाने का मकसद बस ये है कि हम जो पढ़ रहे हैं आपको ये बात पहुंच जानी चाहिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, कि आप लिंक कैसे करना चाहेंगे, आप एनसीईआरटी को कितने इंपॉर्टेंट। अब चलिए एनसीईआरटी का भी प्रूफ देना था मेरे को। वेल लेट्स टेक, तो हो जाएगा सर। एनीवे देखिए, हम आपको सॉइल के बारे में बात करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 10th, देखिए लेट्स कम टू द एनसीईआरटी क्लास 10th। दिस इज एनसीईआरटी क्लास 10th। देखिए आपको मैं प्रूफ दे रहा हूं सारा कि किस तरह से जो बातें हम कह रहे हैं आपको एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आया हुआ है, या कह सकते हैं एनसीईआरटी आपकी फाउंडेशन तैयार की है। दिस चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में यहां पे अगर आप जाते हैं सॉइल चैप्टर, सॉइल टॉपिक इसमें आपको मिलेगा आगे चल के। रिसोर्स प्लानिंग, लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड पैटर्न इन इंडिया, ये फिजिकल इंडियन ज्योग्राफी का आपका पार्ट होगा, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी का ये पार्ट होगा। ये सॉइल, सॉइल एज अ रिसोर्स, सॉइल एज अ रिसोर्स। देखिए एनसीईआरटी में क्लास 10th है, सॉइल एज अ रिसोर्स। जैसे यहां से मेंस के छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट द शॉर्ट नोट्स, या ऐसे कि सॉइल के बारे में लिखिए, भारत के सॉइल के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लिखिए, तो भी आप आंसर इजिली यहां से बना सकते हैं। ये सॉइल का आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सॉइल के किस तरह से सॉइल अरेंज होता है, किस लेयर में अरेंज होता है, टॉप सॉइल वगैरह। क्लासिफिकेशन ये देख लीजिए आ गया, एल्युवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल इन इंडिया। आपको अगर आप ये मैप देखिए, कितने क्लास 10th की क्लास में ये मैप दिया हुआ है, और इससे जो है 2013 में आपसे सवाल पूछा गया था। इन 2013 द प्रीलिम्स क्वेश्चन somehow you are able to eliminate the option if you have a little bit knowledge of your basics of your NCERTs. I'm not saying that NCERT is all thing, but NCERT is your new या फाउंडेशन। NCERT आपकी नींव बनाती है, जिसका प्रमाण हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये देखिए, एराइट सॉइल के बारे में आपको मिलेगा, ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन, दिस इज योर टॉपिक, लेटराइट सॉइल। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। ये देखिए लेटराइट सॉइल, ये था आपका 2013 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स का। लेटराइट हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम द लैटिन वर्ड मींस ब्रिक, ईंटे जैसा स्ट्रक्चर होना, ईंट जैसा इसका स्ट्रक्चर होना। क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें, इट इज ग्रोन हैज अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अब देखिए, अब यहीं पे आपको आपकी नॉलेज फिर चेक होगी, व्हाट इज अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। अब ये वाला जो कीवर्ड है बच्चों, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, आप तभी समझ पाएंगे जब आप क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़े रहे हो। समझिएगा इस बात को, क्लास 6 में जब आप पढ़ेंगे, ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि 0 डिग्री आपका ये इक्वेटर हो गया। अभी हम पढ़ाएंगे, आपका फिजिकल ज्योग्राफी में ही है, यूनिवर्स खत्म होते ही जो है, यूनिवर्स खत्म होने के बाद ग्लोब ही आपको इक्वेटर, एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, इक्वेटर, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन आपके टॉपिक में है। ये तो आने वाले लेक्चर्स में है, बट मैं कह रहा हूं देखिए क्लास 6 में है। तो ये देखिए 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, नॉर्थ में और ये साउथ में। फिर 63.5 डिग्री एंड 63.5 डिग्री इन नॉर्थ। ये आपका हो गया ट्रॉपिकल रीजन, और ये आपका होता है सब ट्रॉपिकल रीजन। और भारत आपको पता ही है कहां पे है, नहीं पता है तो जरूर मैप पढ़े, ग्लोब पढ़े, और नहीं तो फिर आपको क्लासेस में तो बताया जाएगा। सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस। कैसा होता है ये, वेट एंड ड्राई सीजन, एंड दिस सॉइल इज रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द हैवी रेन।
भारी वर्षा होने के कारण इंटेंस लीचिंग इस सॉइल में पाया जाता है। किसमें? लेटराइट सॉइल में। आप देखेंगे कि हम एक क्वेश्चन को तब से डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम एक क्वेश्चन को आपको डिस्कस कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं महत्व एनसीईआरटी का आपके प्रीलिम्स की तैयारी में। प्रीलिम्स क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब जाके आप अपने कौशल को, अपने टैलेंट को मेंस में आप दिखा पाएंगे। तो प्रीसा आईएएस में होलिस्टिक डेवलपमेंट पे जोर दिया जाता है कि आपका जो है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सारा आपका कनेक्टेड हो। तो लेटराइट सॉइल आर मोस्टली डीप एंड एसिडिक। अच्छा, यहां से देखिए नेचर, कैसा नेचर होता है इसका। लेटराइट सॉइल का नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक भी पता होगा तो भी आप गेस कर सकते थे, क्योंकि मैंने एल्युमिनियम ऑक्साइड बताया आपको। एल्युमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, बेसिक नेचर शो करता है। और बेसिक क्या होता है? अगेन क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर एसिड एंड बेस। समझिए इस बात को, एसिड एंड बेस, इसकी नॉलेज भी आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आप क्या पढ़ें? क्लास 10th साइंस की एनसीईआरटी पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें, उसमें दिया हुआ है। ठीक है, पीएच स्केल क्या होता है, और इसमें डेफिशिएंट होता है न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट प्लांट के डेवलपमेंट के चाहिए, पोटास, नाइट्रोजन, जो वो उसकी कमी होती है। फिर इंडिया में कहां कहां पाया जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेटराइट सॉइल इन इंडिया, ये देखिए। तो बस मेरा मकसद ये था कि आपको ये बताने का इस सवाल से कि एनसीईआरटी का बहुत अहम रोल है। 2 क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किए, आंसर तो आप लोग बताएंगे, और बाकी आप हमारा ग्रुप, जो टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर आपको ये पीडीएफ मिलेगा, इसका डिस्कस आंसर शीट भी आपको मिल जाएगा। और चैप्टर वाइज जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा, हम ऐसे और सवालों को ऐड करेंगे और आपको उसके सोल्यूशन, और ये सवाल जब आएगा तो फिर से एक बार और डिस्कस किया जाएगा। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, ताकि आपको ऐसे सारे पीडीएफ आपको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलते चले, मेंटरशिप आपको प्रोग्राम मिलता चले, हमारे ब्यूरोक्रेट्स द्वारा, आईएएस ऑफिसर द्वारा आपको मेंटर किया जाए। एक छोटी सी अनाउंसमेंट मुझे भी याद है तो मैंने कहा आपको कर दें। जैसा कि हम लोग का पेड बैच जो है, मतलब लाइव कोर्स पेड बैच जो है, वो 1 जनवरी 2023 को लॉन्च हो रहा है। और ये हमारे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए बहुत खुशी का पल है, और एक महत्वपूर्ण डिसीजन पे हम लोग पहुंचे हैं कि इसकी जो फीस है, ओनली द मेंटेनेंस कॉस्ट वी आर चार्जिंग, not a profitable. PISA is a not a non-profitable organization right now. We are just charging our maintenance cost, और आपको इसकी फीस 999 पर मंथ। और मेरी अनुभव, मेरा इतने सालों का जो अनुभव है पढ़ने का और पढ़ाने का, तैयारी भी की और उसके बाद तैयारी कराएं, हम आपको डंके के चोट पे कह सकते हैं कि इससे अच्छा मेंटरशिप आपको नहीं मिलेगा। दिल्ली की बेस्ट टीम आपको पढ़ा रही है, वो ऑफिसर आपको मेंटर कर रहे हैं जो ऑलरेडी सर्विस में हैं। 22 साल हो गया उन लोगों को सर्विस में। सरकार कैसे ऑपरेट करती है, पॉलिसीज कैसे बनती है, ब्यूरोक्रेट्स कैसे सोचते हैं, पढ़ने को आप बहुत पढ़े होंगे, आप पढ़ रहे होंगे। सो कॉल्ड देयर इज अ मेनी इंस्टीट्यूट वेयर यू ऑलरेडी स्टडीड in the 600 बैचेस। बट आप ये सोचिएगा कि ये फीस जो लिया जा रहा है 999 का जो फीस है, इसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, मेंटरशिप प्रोग्राम क्या नहीं पढ़ना है, व्हाट शुड नॉट टू रीड, ये वही बता सकता है जिसके पास 22 साल का अनुभव होगा, जिसके पास 20 साल का अनुभव होगा। तो प्लीज इस मैसेज को, प्रिसाइज के इस मैसेज को, इस थॉट को, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप कोने कोने हर बच्चे को, गांव दूर दराज में जो भी वो बच्चा ये सपना देखता है कि वो एक दिन अधिकारी बनेगा, ब्यूरोक्रेट्स बनेगा, ऑफिसर बनेगा और अपने समाज का कल्याण करेगा, अपने एरिया का कल्याण करेगा, कुछ इस देश की विकास में कंट्रीब्यूट करेगा,
ये बात वहां तक पहुंचाइए। हम लोग एक मुहिम, एक मिशन पे हैं हम लोग। दिस इज ओनली द ऑपरेशनल कॉस्ट, आई एम प्रॉमिसिंग यू, दिस इज द ओनली ऑपरेशनल कॉस्ट, नॉट अ प्रॉफिट of Precise. Please, it's circulate in all your social network, all your group, Telegram group, social media, Facebook, WhatsApp. May be possible at किसी को जो है नीड होगी ऐसी संस्था की जिससे वो डायरेक्टली वो अपने मेंटर से बात कर सकता है, तो शायद वो एक बच्चा भी अगर IAS ऑफिसर बन जाएगा इस हमारे मुहिम से, हमारे इस प्लान से, तो वी आर वेरी हैप्पी टू कंट्रीब्यूट दिस मिशन और एग्जीक्यूट दिस मिशन। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक के साथ। ये हमारा एक क्वेश्चन, हमने आपको दो क्वेश्चन, नॉट वन क्वेश्चन, देयर इज टू क्वेश्चन ऑफ सॉइल। ओके, यूट्यूब चैनल, हमारा जो यूट्यूब चैनल है, प्लीज प्रिसा IAS कोचिंग 3690, ठीक है, 3690 प्रिसा IAS 3690, इसको सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए आप लोग। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आप निराश नहीं होंगे, इसकी गारंटी मेरी है। प्रिसा IAS के मंच से मैं बोल रहा हूं, आप निराश नहीं होंगे, दैट्स माई प्रॉमिस, दैट्स इट। हम करके दिखाएंगे, इसके लिए आपका साथ चाहिए। प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सर्कुलेट करिए, प्रिसा IAS कोचिंग 3690, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा यूट्यूब चैनल का, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी सर्कुलेट हो जाएगा, सब जगह पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। आप टैली करेंगे, आपको आपका टाइम बचेगा। द नोट्स दैट आई एम प्रोवाइडिंग यू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 10 बुक्स, यू आर नॉट एबल टू रीड अ 10 बुक्स। फॉर यू वी आर फिल्टरिंग ऑल द कंटेंट, आपको बस कंटेंट, फिल्टर कंटेंट को पढ़ना है, और विश्वास मानिए इतने ही कंटेंट पढ़ के आप IAS बन जाएंगे, या जो सपने देख रहे हैं, या वो BPSC हो, चाहे MP PCS हो, UK PCS हो, राजस्थान PCS हो, UP PCS हो, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो, SDM बनने का सपना हो आपका, आपके सपने साकार होंगे। बस एक सही डायरेक्शन में आप चलेंगे हमारे साथ, यू विल डेफिनेटली अचीव, दैट्स माई प्रॉमिस, दैट्स माई प्रॉमिस। मैं इस विश्वास के साथ आपसे वादा कर रहा हूं। लेट्स कम टू अवर टॉपिक। ओके, तो यूनिवर्स टॉपिक हम पढ़ा रहे थे बच्चों, आपको यूनिवर्स टॉपिक हम पढ़ा रहे थे, जिसमें हम लोग सन पढ़ चुके थे। ठीक है, ओके, दिस इज सॉरी, दिस इज अ हाइपोथेसिस, एनीवे इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड ओरिजिन ऑफ अर्थ से हम लोग इसके इर्द गिर्द घूम रहे थे। इसके लिए सारे हाइपोथेसिस हमने आपको समझा दिए, कांत, नेबुला एंड बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में हमने देखा किस तरह से एक नेबुला, नेबुला को हिंदी में निहारिका बोलते हैं, उसके एक्सप्लोजन से किस तरह से जो है इस पूरे ब्रह्मांड की संरचना हुई। इस ब्रह्मांड की संरचना में 9 ग्रह बने, जिसमें से 9 प्लैनेट्स बने, जिसमें से आखिरी प्लूटो जो है वो ड्वार्फ प्लैनेट में आ गया। क्यों आया, उसकी क्या फीचर थे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, वो भी हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे, क्योंकि प्लूटो जो है वो दूसरे की ऑर्बिट भी क्रॉस कर दे रहा था। और कुबर बेल्ट में प्लूटो जो है सेकंड लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट है आफ्टर आइरिस। ठीक है, आफ्टर आइरिस कुबर बेल्ट में I hope this PDF is correct. Okay, the mains answer writing program is also started from 1st of January. तो आप आंसर लिख के टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे, एनी हाउ, अभी फिलहाल हमने आपके लिए मेंस आंसर राइटिंग फ्री रखे हैं, और आप भेजिए और महसूस करिए सवालों की गंभीरता को, या उसकी इंटेंसिटी, उसकी क्वालिटी। हमारे डायरेक्टर साहब का कहना था, हमारे सर का मेंटरशिप का कहना, सर ने हमें समझाया, और आपको भी, आपसे भी कई बार ये रूबरू हुआ होगा कि
हमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टेस्ट नहीं रखने, 100-150 नहीं रखने, हमें जो टेस्ट रखने, एक सवाल में आपकी पूरी नॉलेज का जांच हो जाए, इसका हमें ध्यान रखना है। जैसे अभी आपने प्रीलिम्स का क्वेश्चन देख के समझ गए होंगे कि सॉइल पे कैसे आपकी नॉलेज की जांच हो गई थी। ठीक है बच्चों, ओके। कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड, द स्टडी ऑफ कॉस्मो, वी आर ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग्स। इसमें हमने ये भी बताया था, द स्ट्रक्चर ऑफ कॉस्मो सजेस्ट बाय फर्स्ट क्लॉडियस प्टोलेमी इन 140 एडी। ठीक है, फिर कॉपरनिकस थ्योरी आई थी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी आई थी। हेलियोसेंट्रिक में सन इज लोकेटेड इन द सेंटर एंड प्लैनेट इज रिवॉल्विंग। दो तरह की थ्योरी थी, ठीक है, जिसमें एक में तो अर्थ सेंटर में था जियोसेंट्रिक, और हेलियोसेंट्रिक में जिसमें सन सेंटर में था। ठीक है, ये हमने, और आपको नोट्स मिल गया होगा। फिर ये बिग बैंग थ्योरी, एक्सप्लोजन कैसे हुआ, एक्सप्लोजन हुआ कैसे कैसे बना एटम्स वगैरह, ये हमने आपको बता चुके हैं हम आपको। इसके बारे में बताया था मैंने कि किस तरह से ये बिग बैंग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि ये बनाया गया था, लैब बनाया गया था जो कि 28 किलोमीटर के डायमीटर में बनाया गया था इसको 2008 में। ठीक है, और यहां से हिग्स बोसॉन पार्टिकल का डिस्कवरी हुआ था, गॉड पार्टिकल जिसको कहते हैं, हिग्स बोसॉन। ये दो साइंटिस्ट हैं, हिग्स और बोसॉन, उनके नाम पे रखा गया, जिन्होंने गॉड पार्टिकल यानी कि एक ऐसा पार्टिकल जिससे ब्रह्मांड की संरचना हुई, ऐसा जो थ्योरी वहां पे दिया गया था। अगेन ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अगेन आई विल टेक इन साइंस एंड टेक समहाउ समवेयर। जब मैं साइंस एंड टेक पढ़ाऊंगा आपको स्पेस के बारे में, तो मैं जरूर इस सरन जो रिसर्च सेंटर है CERN, आई विल एक्सप्लेन कि कैसे ये बनाया गया, क्या क्या इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया कि ये ब्लैक होल की तरह काम करेगा, पूरे शहर को जो है निगल जाएगा। बहुत सारे क्या कहते हैं उसको, एक्टिविस्ट लोगों ने जो है इस पे जो है केस भी किया कि ये रिसर्च सेंटर बंद करना चाहिए, क्योंकि ये जमीन के 100 मीटर नीचे इसको बनाया गया है। माइट बी डेप्थनेस इज रॉन्ग, बट 100 मीटर की गहराई पे जो है इसको जमीन के नीचे बनाया गया है, और 28 किलोमीटर डायमीटर में इसके क्षेत्रफल में फैलाया गया है। इसके ऊपर सिटी बसी हुई है वगैरह वगैरह। इसमें फिर प्रोटॉन को भेजते हैं, सब कुछ। इस वेरी ब्यूटीफुल एक्टिविटी। अगर आप एक्सपेरिमेंट, अगर आप कभी समय मिले तो जस्ट फिगर आउट दिस थिंग। अगर आपको साइंस की रुचि होगी तो आपको समझ किस तरह से जो है बिग बैंग जो थ्योरी, एक्सप्लोजन हुआ था यूनिवर्स को, उसको लेबोरेटरी में समझने के लिए कैसे ये सेटअप किया गया था। वेरी ह्यूज सेटअप, और गॉड पार्टिकल जो है यहीं से खोजा गया। ग्रहों में हम लोग मिल्की वे, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। सन को भी समझा चुके थे कि सन्स की लेयर कौन कौन सी हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार ये भी बता चुके थे हम लोग। रक्त दानव यानी रेड जाइंट ये भी बता चुके थे। सुपरनोवा क्या होता है ये भी बता चुके थे। सन हम एक्सप्लेन कर चुके थे आपको, सन की स्ट्रक्चर। ये कुछ स्ट्रक्चर था, हमने आपको समझाया था सन का। इसके बाद हम लोग अपने सोलर सिस्टम पे आए थे। सोलर सिस्टम में हम लोग प्लैनेट में हम लोग प्लूटो के बारे में डिस्कस कर दिए थे कि प्लूटो जो है 1930 में डिस्कवर किया गया था, हैज अ 9 प्लैनेट, बट इसको फिर से ड्रॉप प्लान में डाल दिया गया बिकॉज द कंडीशन पुट फॉरवर्ड बाय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज नॉट फुलफिल्ड बाय द प्लूटो। ये हमने आपको बताया हो। ये हमारा सोलर सिस्टम है। मरकरी डिस्कस हो चुका था। ठीक है, मरकरी में ये आप याद रखेगा, एमसीक्यू के लिए आपने क्या कहते हैं उसको, करंट अफेयर के लिए याद रखेगा। द स्पेसक्राफ्ट मैरिनर 10 इसको लॉन्च किया गया था सरफेस की स्टडी करने के लिए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ मरकरी। और 2025 में बीपी कोलंबो जो है, या बीपी कोलंबो लॉन्च किया जाएगा फॉर द स्टडी ऑफ मरकरी। वीनस पे आते हैं। वीनस से हमें रिज्यूम करना था टॉपिक कि इसके आगे, वीनस से आगे हमारा जो है टॉपिक चलेगा। हमारे सोलर सिस्टम में जो सेकंड प्लेनेट है वो है हमारा वीनस। अब देखेंगे कि वीनस की जो ऊपरी सतह है वो सल्फ्यूरिक एसिड से बनी हुई है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड होने की वजह से, अगर आप देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड होने की वजह से ये चमकता यानी ब्राइटेस्ट प्लेनेट माना जाता है। अगर हम इसकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन की बात करें कि वीनस किस एटमॉस्फेयर से बना हुआ है, तो यहां पे ग्रीन गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। बिकॉज ऑफ ग्रीन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड जो हीट ट्रैप कैपेसिटी है, मतलब हीट को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा है, इस वजह से बहुत गर्म भी होता है।
क्योंकि आपको पता होगा जो ग्रीन गैस इसलिए कहा जाता है बिकॉज वो हीट को ट्रैप कर लेते हैं लंबे समय तक, सोलर रेडिएशन को, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो CO2 गैस से बना हुआ है। अगर हम सरफेस टेम्परेचर की बात करें तो वीनस का 475 डिग्री सेल्सियस सरफेस टेम्परेचर है वीनस का, जो कि काफी ज्यादा है। वीनस को लूसीफर नाम से भी जाना जाता है, और वीनस और सन के बीच की जो दूरी होती है, अगर आप ध्यान देंगे तो वो 108 मिलियन किलोमीटर है। 108 मिलियन किलोमीटर है सन से वीनस की जो दूरी है। अगेन आई एम कोटिंग दिस फैक्ट बिकॉज आई एम एज्यूमिंग दैट जितने बच्चे आज मुझे सुन रहे हैं वो सारे स्टेट पीसेस को भी टारगेट कर रहे हैं। तो जो मेरा प्रयास है कि आप एक बार पढ़ोगे ज्योग्राफी, और जितने भी कंपटीशन को आप सोच रहे हो, कल्पना कर रहे हैं IAS के साथ, BPSC, बिहार PCS सर्विस कमीशन, UPSC, MP PCS, राजस्थान, सब में ये सवाल आए हुए सवाल हैं। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखेंगे, इतना होमवर्क तो आपको करना पड़ेगा, हम खुद करते हैं तो आप भी करें, आपको ये सब कुछ मिलेगा जो मैं सवाल पूछ रहा हूं। वीनस के पास कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, वीनस के पास कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। रोटेशन की बात करें, रेवोल्यूशन की बात करें, रोटेशन का मतलब होता है घूर्णन, घूमना अपनी ही एक्सिस पे। रेवोल्यूशन का मतलब होता है किसी के चारों तरफ घूमना, परिक्रमा करना। ठीक है, तो यह भी याद रखेंगे कि रोटेशन के लिए बात किया जाए तो वीनस जो है अपने एक्सिस पे 243 डेज, ये जो डेज है ये अर्थ पे जो डेज होता है उसके हिसाब से बनाया गया है, अर्थ के डेज के हिसाब से। तो रोटेशन की बात करें तो 243 डेज लगते हैं वीनस को अपने एक्सिस पे घूमने के लिए, अपने एक्सिस पे। आप ग्लोब लीजिएगा, ग्लोब कैसे घुमाएंगे, अपने एक्सिस पे जो घूम रहा है उसको कहते हैं रोटेशन। रेवोल्यूशन का मतलब किसी के चारों तरफ घुमाना। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो रेवोल्यूशन की बात करें तो 224 दिन लगता है, लगभग लगभग बराबर ही है। सरफेस की बात करें तो व्हाइट कलर का होता है क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड से बना होता है, इसलिए ये सफेद कलर का चमकता है। और ये एक सैटेलाइट, यहां पे एक मैरिना 2 मिशन जो है यूनाइटेड स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया था 14 दिसंबर 1962। अगेन दिस इज अगेन करंट, नॉट करंट अफेयर बट माइट बी करंट अफेयर, अगर कोई चेंजेस आ रहा है, बट साइंस एंड टेक का ये बनेगा। दिस इज द फर्स्ट सक्सेसफुल मिशन टू द वीनस। यहां पे वर्ड देखिएगा, सक्सेसफुल। अब कीवर्ड, अगर आपको कीवर्ड सीखना पड़ेगा। यहां पे देखिए, ऐसा यहां पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट सक्सेसफुल मिशन। इसका मतलब इससे पहले भी एक हो गया होगा। तो आप देखेंगे सोवियत यूनियन द्वारा एक मिशन चलाया गया था बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, पहुंच नहीं पाया था। तो पहला सक्सेसफुल मिशन जो है वो वीनस द्वारा, जो वीनस पे सक्सेसफुली पहुंचा था वो आपका पहुंचा था मैरिनर 2, MARINER, मैरिनर 2, यूनाइटेड स्टेट द्वारा। डेट है 14 दिसंबर 1962, जिसने वीनस की एटमॉस्फेयर के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की गई थी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि पहला सक्सेसफुल कौन सा लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगर सक्सेसफुल ना हो तो सोवियत यूनियन वाला है एक, पर सक्सेसफुल की बात करें तो ये है। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेट्स कम टू नेक्स्ट, अर्थ, हमारा प्यारा धरती। तो पृथ्वी के बारे में तो पूरा हमें पढ़ना है। पृथ्वी की संरचना, लैंड, माउंटेन, सॉइल, वाटर, वेजिटेशन, फॉरेस्ट, डेजर्ट, बहुत पढ़ना है। ये तो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट ही है पूरा। अर्थ के बारे में तो पूरा पढ़ना है, कैसे प्लेट हैं, क्या क्या, बहुत कंटेंट आपको अर्थ के बारे में पढ़ना है। इस पे पूरा जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशोनोग्राफी। ठीक है, तो फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। रोटेशन आपको पता ही है, धरती पर रह रहे हैं तो रोटेशन 24 आवर, 365 डे रेवोल्यूशन है। और अर्थ का जो है सन से जो दूरी है वो 150 मिलियन है किलोमीटर है। और मून की बात करें तो 38,400 किलोमीटर है। अर्थ पे डीपेस्ट पॉइंट की बात करें तो मैरिना ट्रेंच है, और हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट है। ये आपको पता होना चाहिए। अगेन जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग इसके बारे में, संरचना के बारे में ऑलरेडी डिस्कस करेंगे। मेंटल कोर, क्रस्ट, एक टॉपिक आएगा इंटीरियर ऑफ अर्थ। अब इंटीरियर ऑफ अर्थ में सिस्मोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से और एविडेंस थे जिससे हमें पता चलता है कि भैया अर्थ के अंदर क्या है। जैसे अगर आपको जानना हो ना कि आपके घर के नीचे क्या चीज छुपा हुआ था, आप क्या करोगे, खड्डा खनोगे, डिगिंग करोगे,
देखोगे क्या छुपा हुआ है। तो स्टार्टिंग में यही सोचा कि काम करते ना कि डिग करते खन लेते हैं, थोड़ा सा मिट्टी विट्टी निकाल लेते हैं, देखते हैं नीचे क्या रखा हुआ है। तो बहुत नीचे जा नहीं पाए वो, 12 किलोमीटर के बाद जो है वो जो बोरिंग करने की उसके बाद वो जो हो ही नहीं पाया। 12 किलोमीटर के बाद जो मशीन है वो काम नहीं कर रही थी। माइन की बात करें तो सबसे डीपेस्ट जो 3 से 4 किलोमीटर की ही माइन पाई गई, यानी कि हम जा तो नहीं सकते नीचे, अर्थ के नीचे तो नहीं जा सकते, इतना तो हमें समझ आ गया। दूसरा क्या करें, एक काम करते हैं, जब वॉल्केनिक इरप्शन हो, वॉल्केनो फटे, तो उसमें से जो निकला हुआ सब्सटेंस है उसकी स्टडी कर लें। भाई अंदर से तो बाहर आया है, तो जब अंदर से बाहर आया तो जो चीज बाहर आया उसकी स्टडी कर लेते, किससे किससे मिलकर बना है, तो हम कह लेंगे कि हमारा जो भूगर्भ है यानी कि जो अर्थ की इंटीरियर स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही बना होगा। एक तरीका ये है। बट उसमें भी सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो सिस्मोग्राफी पाया गया, सिस्मोलॉजी किया गया, वेव की तरंगों की स्टडी करके समझा गया कि कैसा सॉलिड लिक्विड गैस मेंटल क्रस्ट कोर किस तरह से डिवाइड हुआ। तो वो तो पूरा टॉपिक ही है इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में। एस वेव क्या होता है, पी वेव क्या, आई विल लेट यू नो एज द कोर्स प्रोसीड। ठीक है, इसीलिए बहुत ज्यादा आप देखेंगे इसके बारे में हमने इसमें चर्चा भी नहीं की, क्योंकि हमें पढ़ना ही है। 71% जो है अर्थ सरफेस इज मेड ऑफ ओशन, इसमें क्या क्या पाया जाता है आपको पता ही है। ये पूरा टॉपिक ही अर्थ के बारे में, बस आपको जानना है कि फिफ्थ प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। ओके, अर्थ के बाद मार्स, रेड प्लैनेट ड्यू टू द आयरन ऑक्साइड। मार्स रेड प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि ये लाल कलर का दिखता है, क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। टिल्ट होता है भारत, टिल्ट ऐसा, देखो आपको मैं टिल्ट बता देता हूं क्या चीज है, क्योंकि टिल्ट कीवर्ड आया तो आप हो सकते हैं कंफ्यूज। अपने है ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो अगर एक हाइपोथेटिकल प्लेन मान लिया जाए इस तरह से, तो ये जो एंगल है इसको टिल्ट बोलते हैं। तो हमारा जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है अपने एक्सिस से, और इस टिल्ट के वजह से जो है सीजनल चेंज जो है, जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है मॉनसून का, सीजनल चेंज जो है वो इसी की वजह से होता है, टिल्ट की वजह से होता है। अपने एक्सिस पे कितना टिल्ट है कोई प्लेनेट, तो जितने डिग्री अर्थ टिल्टेड है उतना ही जो है आपका मार्स भी टिल्टेड है। इसीलिए संभावना ये लगाई जाती है कि लाइफ पॉसिबल मार्स पे भी हो सकता है, और इतने सारे जो है मिशन चलते हैं। तो अच्छा, एक याद रखिएगा कि बहुत इंटरेस्टिंग यहां पे मैंने क्वेश्चन मुझे मिला था किसी स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स में, दैट्स व्हाई आई कोट हियर, दैट इज निक ओलंपिया। निक ओलंपिया जो है वो सबसे ऊंची पहाड़ जो है वो मार्स पे है, और इतनी ऊंची है कि तीन माउंट एवरेस्ट, तीन माउंट एवरेस्ट की लंबाई ऊंचाई जितनी होती है उतनी ऊंची है ये। तो याद रखिएगा, फर्स्ट सैटेलाइट जो है वो मार्स ओडेसी लॉन्च किया गया था, आइस कैप का इंफॉर्मेशन दिया था। एटमॉस्फेयर की बात करें तो CO2 वाटर वेपर पाया गया था, जैसा कि कंप्यूटर महोदय कह रहे हैं। अब थोड़ा सा विराम देते हैं, बट थोड़ा सा बस एक ये लास्ट देख लेते हैं, ठीक है। रोटेशन की बात की जाए 24 आवर एंड रेवोल्यूशन 687 डेज, ऑर्बिट मार्स का, भारत का मंगलयान वगैरह अभी न्यूज में भी था। अगेन दिस इज अगेन टॉपिक ऑफ साइंस एंड टेक, स्पेस टॉपिक जब कराएंगे साइंस एंड टेक में, तो भारत द्वारा लॉन्च किए गए सारे वो स्पेस प्लान और नासा द्वारा मंगल ग्रह के लिए, उसमें आपको समझाया जाएगा। और ये आपको पता भी होना चाहिए कि अभी बीच में इसरो का आपका न्यूज भी था, ठीक है। इसरो के चीफ बहुत इमोशनल हो गए थे क्योंकि वो प्लान मिशन फेल हो गया था, मोदी जी ने उन्हें गले भी लगाया था। तो ये न्यूज चल रहा था, कोविड में बहुत फेमस न्यूज थी। तो वी विल कवर इन अवर स्पेस एंड टॉपिक इन साइंस एंड टेक। अगेन जाते जाते एक छोटा सा फिर से मैं 1 सेकंड में अपनी बातों को रखूंगा। आप सभी फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स या बनने वाले ब्यूरोक्रेट्स या एस्पिरेंट ऑफिसर, जो भी सपने आप देख रहे हैं बनने के, आप सभी एस्पिरेंट से एक छोटा सा बस एक अनुरोध है। आपने इतने सारे जगहों पे पढ़ लिया, देख लिया, हम बस इतना कहेंगे, इसलिए हम लोग ने मंथली रखा है। हम वन टाइम पेमेंट फीस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमें अपने टीम पे भरोसा है, अपनी सोच पे भरोसा, अपने इरादों पे भरोसा है। तो हमारा मंथली सब्सक्रिप्शन है 99, और इसमें आपको सब कुछ मिल जा रहा है 999। आप ये देखें, आपको प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, होलिस्टिक डेवलपमेंट, आपका आंसर राइटिंग से लेके हर चीज, आपका मेंटरशिप, आपको क्या पढ़ना है, कौन सी बुक रिफर करना है, कौन सी नहीं रिफर करना है, हर चीज आपकी सब मीटिंग होगी, आपको समझाया जाएगा। एक बुक लिस्ट, प्ले लिस्ट, आपको सब, आप जो भी सोच सकते हो उससे ज्यादा कंटेंट आपको समझाया जाएगा, पढ़ना कैसे और क्या नहीं पढ़ना। अगेन माय एम्फेसाइज इज, क्या नहीं पढ़ना है। अब 10 न्यूज़पेपर ना पढ़े, अब 10 किताब नहीं पढ़नी है आपको।
तो हमारी टीम द्वारा आपको बताई जाएगी। सर का अनुभव है, 22 सालों का अनुभव है, आपको इसका अनुभव का काफी मदद मिलेगी। तो कृपया इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाएं। दिस इज अ वेरी नॉमिनल फीस, जस्ट ऑपरेटिंग फीस पर मंथ। ओके, मैं लिख देता हूं पर मंथ। एंड जॉइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।